जय हिंद साथियों, मैं के सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो हमारा 60,244 भर्ती में हुआ था, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 24 तारीख का शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व करेंगे और देखते हैं। अगर हमारा आपको एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। देशमुख में समास कौन सा है? देशमुख में समास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1। देशमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, त्रिगु समास और बहुवीर्य समास। तो देशमुख में जब समास की बात आई तो पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या बहुवीर्य में से कौन सा ऑप्शन सही है? देशमुख का होता है देश का है मुझ जिसका था रावण, वो दसमुख है। सॉरी, दसमुख में कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास क्यों है इसमें तो देखते हैं। दिए गए विकल्पों में दशमुख में बहुवीर्य समास है, बहुव्रीहि समास है। दशमुख का समास विग्रह दस है, मुख जिसके अर्थात रावण। समास का तात्पर्य दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्दों का निर्माण करना होता है। बहुवीर्य समास जहाँ कोई पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। उदाहरण है त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, दिगंबर या दशानन, पीताम्बर, लंबोदर, ये सब बहुवीर्य समास के उदाहरण है। अन्य तथ्य समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 कर्मधारय समास, नंबर 6 बहुवीर्य समास। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, गुड़ गोबर कर देने का मुहावरे का अर्थ क्या है? गुड़ गोबर कर देना, सब कुछ बिगाड़ देना। तो खराब से है, बना बनाया काम बिगाड़ देना, बिल्कुल राइट आंसर है, बना बनाया काम बिगाड़ देना। कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, नहीं, ये नहीं है। अपनी हानि करके भोज देना, नहीं। गायब कर देना, नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बना बनाया काम बिगाड़ देना। एक लोकप्रिय मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी अच्छे काम की योजना को पूरी तरह बिगाड़ देना। इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काम ठीक तरीके से न किया जाए और परिणाम स्वरूप पूरी योजना या कार्य बर्बाद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। आम के आम गुठलियों के दाम। नकली वस्तु देना, बहुत चतुर व्यापारी बनना, मनमानी करना, दोहरा लाभ होना। तो इसका राइट आंसर है दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है दोहरा लाभ होना। अच्छा होता, आम के आम गुठलियों के दाम एक हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि एक ही काम से दो फायदे मिलना। इसे उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब किसी कार्य से मुख्य लाभ के साथ साथ अन्य छोटे छोटे लाभ भी प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान होना, किसी चीज की बढ़ोतरी होना। उत्थान का विलोम है पतन होना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आगे बढ़ना या खत्म हो जाना, बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, चलना फिरना दौड़ना किस क्रिया, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अब मैं कर्मक क्रिया बताऊं, जहाँ अकर्म की प्रधानता ना हो, मतलब कर्ता की प्रधानता हो। अकर्मक क्रिया में चलना फिरना दौड़ना कर्म क्रिया है जिस क्रिया में विपूर्ण होने
या व्यक्त होने के लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे अकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा सो रहा है, कर्म की प्रदान, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्याम हंस रहा है। अब गद्यांश पढ़ते हैं ध्यान से और फिर इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले ही वह उसी को जलाती है जिसका हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष को साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस चक्कर में, इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुक्रम का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हटे हैं। यह भी है कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या इंसान को जलाती है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुक्रम का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी है कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अपव्यय का अर्थ होता है जो आयोग ने इसका उत्तर माना है वो बी और डी माना है, कम खर्च और अधिक खर्च। अपव्यय होता है बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, तो इसका राइट आंसर है हमारा डी। डी के विकल्प में करता फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची या अधिक खर्ची, ये वाले दोनों ऑप्शन है। ठीक है जी। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है निंदा और ईर्ष्या। ठीक है जी। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। ईर्ष्या से क्या होता है? जलता है इंसान। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की जाती है? ऑप्शन ए प्रशंसा की जाती है, उपासना की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है। खिल्ली उड़ाई गई है, खिल्ली उड़ाई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। गद्यांश में प्रयुक्त थे का क्या अर्थ है? थे का अर्थ है लक्ष्य। थे का क्या अर्थ है? लक्ष्य। आपका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 करण कारक किस वाच्य में? करण से, करण से होता है जिसमें से लगा हो, वह कलम से लिखता है। कर्ता में, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से अलग होना, संबंध काकी की रारेरी, तो करण कारक से वह कलम से लिखता है। बिल्कुल सही है, वह कलम से लिखता है। किसके कारण काम हो रहा है? कलम के कारण काम हो रहा है। वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में करण कारक है। इस वाक्य में कलम शब्द से में करण कारक है क्योंकि लिखने का काम कलम से किया गया है। करण कारक जिसकी मदद से या जिसके द्वारा कोई काम होता है उसे करण कारक कहते हैं। हिंदी में करण कारक का चिन्ह से और के द्वारा होता है। लकड़हारा कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। के सर पेन से पढ़ा रहे हैं। ओटना और ओटना का क्या अर्थ है? ओटना और ओटना का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। ओटना और ओटना का अर्थ सोना और सुलाना,
ऑप्शन बी तरफ और लौटाना, सी तरफ तथा ऑप्शन डी बिनोले अलग करना और खिलौना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिनोले अलग करना और खुलाना। ओटना और ओटना का सही अर्थ है बिनोले अलग करना और खुलाना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में अवयव है, अवयव होता है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज हिंदी में यूज होगा वो। अब श्याम क्या है? श्याम तो एक संज्ञा है, वो किसी का नाम है। दक्षिण एक दिशा के बारे में बता रहा है। भारत एक देश का नाम है। आह, क्वेश्चन नंबर 13 में आह अवयव है, दिए गए विकल्पों में आह अवयव है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अवयव कहते हैं। हाय, वह, जब, तब, कब, क्यों, अभी, वहां, इधर, उधर, अतः इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 14, आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन बी मैथिलीशरण गुप्त जी, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यह वेदना प्रधान काव्य है। इसमें व्यक्तिगत वेदना के जरिए संसार की वेदना को समझने का प्रयास किया गया। इसका प्रथम संस्करण, आंसू काव्य का प्रथम संस्करण 1925 में साहित्य सदन और चिर गांव झांसी से प्रकाशित हुआ था। आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर होता है पीला है वस्त्र जिसका, या पीला है अंबर जिसका। पीताम्बर में बहुवीर्य समास है। पीताम्बर शब्द में बहुवीर्य समास है। इसका समास विग्रह पीत है अंबर जिसका था श्री कृष्ण जी। बहुवीर्य समास वह सामाजिक पद जिसमें कोई पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान हो, वहां बहुवीर्य समास होता है। जैसे दशानन, चंद्रशेखर, त्रिलोचन, ये सब बहुवीर्य समास के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित इसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो बी इज द प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पूर्ण विराम, अर्धविराम का चिन्ह ये है, और विस्मयादिबोधक का ये है, और योजक चिन्ह ये है, और उद्धरण चिन्ह ये है, अल्प विराम चिन्ह ये है, और विवरण चिन्ह ये है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? 4 भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और देशी शब्द। यौगिक शब्द इसका भेद नहीं है, तो यौगिक शब्द गलत है इसमें। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और युग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और रचना के आधार पर शब्द के रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 18, तुमडी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तुमडी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? ऑप्शन ए दयाप्रकाश सिन्हा, ऑप्शन बी अमरकांत सिंह, ऑप्शन सी बद्री नारायण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बद्री नारायण। तुमडी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को दिया गया। प्रोफेसर बद्री नारायण तुमडी के शब्द के माध्यम से आम आदमी के जीवन, संघर्षों और उनके हर्ष और विषाद में झांकते हैं, सुख और दुख में देखते हैं। तुमडी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? बद्री नारायण को। निम्नलिखित में से एक का अर्थ स्त्री है। एक का अर्थ स्त्री है, तो अंगना या अंगार या अंगजा या आंगन। तो राइट आंसर अंगना। अंगना जो है शब्द का सही अर्थ स्त्री है, जबकि अंगार का जो अर्थ है अंगारा, दहकता है, कोयले का पत्थर, लाल रंग ये है। और आंगन घर के अंदर का खुला स्थान। अंगजा पुत्री, लड़की, तनिया, तनुजा, नंदिनी इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, गलत है ये तो।
पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे गिर गई, तो गर्दन तो बिल्कुल गलत लिखा है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, बिल्कुल सही। राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हो गई, धन्य हुई, गलत। राम का नहीं होता, और राम के दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी है, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22, वृक्ष पत्ते गिरते, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह? वृक्ष अपदान से होता है अलग होना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अपदान से अलग होना। तो वृक्ष पत्ते गिरते, इस वाक्य में अपदान कारक है। अपदान संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है, तो वहां अपदान कारक होता है। राम अयोध्या से वन गए, मोहन ने घड़े से पानी निकाला, ये सब क्या है? अपदान से। मैं वहां आ मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है जो चेंज नहीं हो सकता? तो मैं वहां होकर आया हूं में मैं जो है चेंज नहीं कर सकते हम, मैं को, मैं इसमें अवयव है, ठीक है जी। मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में वहां शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अवयव कहते हैं। जैसे हाय, वाह, जब, तब, कब, क्यों, अभी, वहां, उधर, ये सब क्या है? अवयव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, एकथित, जो कहा ना जा सके, एकथ्य, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्रिया विशेषण के प्रकार और उदाहरण, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वोत्तर, परिमाणवाचक में सर्वोत्तर नहीं आता, यह गलत है। तो दिए गए प्रश्न में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वोत्तर युग्म सही नहीं, जबकि शेष विकल्प पूर्ण रूप से शुद्ध विकल्प है। वीर का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और वीर रस की सबसे ज्यादा कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है, जैसे झांसी की रानी के ऊपर उन्होंने कविता लिखी है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस में वीरता, साहस और आत्मविश्वास का भाव होता है, जिससे व्यक्ति के मन में उत्साह और उत्पन्न होता है। श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास, रौद्र रस क्रोध, करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, अद्भुत रस आश्चर्य और विभत्स रस जुगुप्सा, भयानक रस भय, शांत रस निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 27, शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम क्या होगा? शीत होता है ठंड, ठंड का विलोम उष्ण, उष्ण गर्मी। दी गई विकल्पों में शीत का विलोम उष्ण होगा, ठंड का गर्म, कृष्ण का श्वेत। क्वेश्चन नंबर 28, संभव है यह वाक्य किस काल में है? संभव, तो संभाव्य भविष्यकाल, जहाँ संभाव और संभाव्य भविष्यकाल। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है? महत्व, महत, लाघव और लघुता, तो बी इज द राइट आंसर, महत्व। दैनंदिनी का पर्यायवाची निम्न में से होगा? दैनंदिनी, दैनिकी, दैनंदिनी का पर्यायवाची दैनिकी होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 31, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? बहुत इंपोर्टेंट कविता है सुहाग के नुपुर। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के रचयिता अमृतलाल नागर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 32, श्रुतिशम शब्द युग की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी की पहचाने। श्रुति भिन्नार्थक शब्द है, तो रात्रि, निशा, रात्रि या निशा, किरण और रश्मि, कूल और कूल,
कुल होता है वंश और कुल होता है किनारा। तो इसका वंश और किनारा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम। क्या है? प्रेम। अब श्रृंगार में भी दो श्रृंगार रस हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां मिलन होता है, किनका? नायक और नायिका का जहां विलन होता है वो संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार जहां उनकी पीड़ा को व्यक्त किया जाता है जब वो नहीं मिल पाते। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति प्रेम है। श्रृंगार रस में प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की भावनाओं का चित्रण होता है और इसका मुख्य आधार ये रति यानी प्रेम की भावना है जो इस रस का स्थायी भाव है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्रीलिंग महती होगा, महती। क्वेश्चन नंबर 35, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? मिलजुल मन, 35वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए रमेश चंद्र साहा जी को, ऑप्शन बी रामदरस्त मिश्र जी को, ऑप्शन सी चंद्रकांत देवताले जी को, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग को। मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग जी को दिया गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिलजुल मन उपन्यास विख्यात साहित्यकार मृदुला गर्ग द्वारा रचित है जिसके लिए उन्हें सन 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? महाप्राण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से भय वर्ण महाप्राण, अल्पप्राण, 1 और 3 अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण 2, 1, 3 और 5 तो अल्पप्राण होते हैं, 2 और 4 महाप्राण होते हैं। क वर्ग में ख और घ क्या है? और च वर्ग में छ और झ, ट वर्ग में ठ और ड, त वर्ग में थ और थ, ध, प वर्ग में फ और भ, स है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत से ज्यो के त्यो लिया गया हो। दिए गए विकल्पों में अग्र शब्द जो है तत्सम है। आग इसका अक्षी का आंख, अज्र का आज। किसी भी भाषा के मूल शब्द जो संस्कृत से ज्यो के त्यो हिंदी में आए हों उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र का आम, मयूर का मोर, खरपर पुष्प का फूल आदि। जो तद्भव शब्द है, तद्भव तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे होना अर्थात संस्कृत के समान होना। अतः संस्कृत के परिवर्तित शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग है, आंख है, आज, आम इत्यादि। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है हम समाप्त करते हैं। 37 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।